बदल दिया। वृक्ष काफी सघन था, उसमें रंग-बिरंगे के फूल लगे हुए थे। ये देखकर मैं आनंद से भर उठा और मैं नाचने लगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये कल्पतरु है, यानी कि कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठकर यदि कोई संकल्प मन में आए तो वो तुरंत पूरा हो जाता है। मैं उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। बैठे-बैठे मेरे मन में ख्याल आया, काश मेरे पास एक तकिया होता तो मैं बड़े आराम से। अरे आश्चर्य, मेरे सोचने के साथ में एक सुंदर सा तकिया आ गया और मैं आराम करने लगा। लेकिन मेरा मन अभी भी ख्यालों में खोया हुआ था। मैं सोच रहा था, काश यहाँ कोई सुंदर सी स्त्री होती जो मुझसे और फिर मैं उससे। मेरे सोचने के साथ ही मैं एक सुंदर सी स्त्री उपस्थित हुई। मैंने डरते डरते अपने मन की बात उससे जाहिर कर दी और फिर वो और मैं। सुबह से घर से निकला था, शाम हो चली थी, भूख भी काफी लग गई है। कहीं से स्वादिष्ट भोजन मिले तो मेरे पेट की आग शांत हो सके। आश्चर्य, मेरे सोचने के साथ ही नाना प्रकार के व्यंजन से खाद मेरे सामने आ गया। तरकारी, खीर, लड्डू। मैंने चक्कर भोजन किया। मेरे मन में ख्याल आया, जब से इस सुंदर वृक्ष के नीचे आश्रय लिया है, सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। कहीं ऐसा लोग कहीं से कोई भाग आए और मुझे खा जाए। ये क्या? तुम इस वृक्ष की बात कर रहे थे? जी, मैं इस वृक्ष की बात नहीं कर रहा। कौन से वृक्ष की बात कर रहे थे? मैं बात कर रहा था उस महान वृक्ष की जो कितना आकर्षक! मैं तो देखते ही प्रभावित हो गई। तुम्हें पता है, ये लोग बड़े जिज्ञासु होते हैं, बड़े सहज, एकदम डाउन टू अर्थ। किसी की जानना चाहते हो भारत को? जानना ही चाहते हैं, कुछ और बात है। और क्यों बात हो सकती है? ईश्वर का आजकल इनकी गतिविधियां काफी बढ़ गई। जहाँ तक मुझे याद है, अंग्रेज यहाँ आए थे जहांगीर के टाइम। अच्छा, भारत में व्यापार करने का लाइसेंस मांगा तो क्या जहांगीर ने दे दी, लेकिन उसके मरने के बाद औरंगजेब ने इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। क्यों? क्या पता वो समझ गया हो इनकी असलियत। ये बात है 1688 की। ये बात है 1688 की। इसी बात पर अंग्रेजों की औरंगजेब के साथ जंग हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, लेकिन माफी मांगने पर औरंगजेब ने उनका लाइसेंस रिन्यू कर दिया। गुड, बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया? इन पे दाल में कुछ काला नजर आता है। तुम्हें हर चीज में काली दाली नजर आती है। माफी क्यों मांगी? माफी मांगना बड़प्पन को दर्शाता है। ये बड़प्पन हमेशा भारतीय मूल की सोचते हैं। ये जानते हुए कि बड़प्पन हमेशा में महंगा ही पड़ा है। मुझे तो ये सबके सब सफेद गिद्ध नजर आते हैं। जहाँ कहीं भी जाते वहाँ कुछ न कुछ सीखो। ये भारत है, यहाँ अतिथि को पूजा जाता है। अतिथि देवो भव। ये Khalsa village। ये है बंगाल का विष्णुपुर। विष्णुपुर। देखो कितनी मेहनत से ये अंग्रेज समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत कैसा देश है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ घरों में दरवाजे नहीं। यहाँ दरवाजों की क्या आवश्यकता, यहाँ चोरी नहीं होती और इसे चौपाल कहते हैं। हाँ, गाँव के बीचों बीच की जगह अगर किसी की कोई चीज चोरी हो जाए तो चौपाल में रखी
भी सब कुछ। नहीं झूठ, मैं इसकी कोई नहीं। क्यों? तुम ठीक हो? अभी तक तो आप ही बराबर महफूज है। सफाई झूठ। इन लड़कियों को महफूज इनके घर पहुंचा दो। इनके इबादतों का दरबार में इनकी सलामती के लिए पेश करो। लेकिन इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये है फिरंगी जनरल कूट। अपनी कठिन आंख लेकर कूट भागता सड़क पार कर एक दूसरे गांव पहुंचा। उस गांव का नाम था कर्नाटका का बेलगांव। साहब, साहब क्या हुआ साहब? साहब, साहब, तो साहब, साहब क्या हुआ साहब? दिखाइए। आपकी तो पूरी लाख कट चुकी है। जंगली जानवर ने हमला। ओह, जंगली जानवर ने हमला। Yes. आप देर मत कीजिए। पास ही एक वैद्य है, वो शैल्य चिकित्सक है, वो आपका इलाज कर देंगे। चलिए। Really? हाँ, घबराइए नहीं, मैं दूंगा आप। चलिए। कूट की नाक की 2 घंटे तक सर्जरी चली। वो हैरान था। उसकी नाक जुड़ चुकी थी, वैसी की वैसी जैसे पहले थी। क्या बात कर रहे हो? सर्जरी भारत में, वो भी 1781। हाँ, 1781 में सर्जरी। और सर्जरी तो भारत में सदियों से चली आ रही है। अब सुनो, 15 दिन के आराम के बाद कूट वापस लंदन पहुंचा। ये बात उसने अपने एक दोस्त को बताई, जो कि एक सर्जन था। वो हैरान था, मानने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि इतनी महीन सर्जरी, इतनी एडवांस सर्जरी हुई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी नाक पे कभी कोई खरोच भी आई है। है नहीं मान, तुम बकवास करो। बकवास नहीं कर रहा। इस बात के सारे सबूत आज भी इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में पड़े हुए हैं। ये देखो सबूत। अंग्रेजों के एक ग्रुप को भारत भेजा गया इंडियन सर्जरी की टेक्निक को सीखने के लिए। उन्होंने पहले हैदर अली से परमिशन ली, फिर वो गए उस गांव जहां सर्जरी की प्रैक्टिस चल रही थी। वो कई और आसपास के गांव में भी गए। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में इंडियन सर्जरी की टेक्निक का विस्तार से वर्णन किया है। लंदन के कई सर्जन्स ने इंडिया में रहकर सर्जरी सीखी। डॉक्टर ल्यूकास ने यहाँ रह के 2 साल सर्जरी सीखी और उसके बाद वो लंदन जाकर कई सर्जरी के इंस्टीट्यूट खोले पैसे बनाने के लिए। बिल्कुल। और आपको मालूम है कौन थे इंडियन सर्जन्स? कौन? नाइस, नाइस, बंगाली वालों। बंगाली वालों? आप इन्हें कुमास भी कह सकते हैं, जो कि एक शूद्र जाति मानी जाती थी। शूद्र? लेकिन शूद्रों को तो भारत में एक्सप्लॉइट किया गया, उन्हें पढ़ने तक नहीं दिया गया। जी नहीं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी शूद्रों के हाथों में थी। वो लोग बहुत अच्छे सर्जन हुआ करते थे, और तुम्हें मालूम है वो अपनी सारी की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करते थे। तो फिर आज लोग ये क्यों कहते हैं कि शूद्रों को भारत में एक्सप्लॉइट किया गया? बकवास। ये सब अंग्रेजों का किया धरा था। ये बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि भारत में शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन 200 साल पहले ऐसा नहीं था। हमारे वेद इस बात की स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि वर्ण का संबंध जन्म से नहीं होता, जन्म से कोई भी ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। ये बात हमारे ऋषि यज्ञ नवक्ल ने कही है कि ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है, और उसे जान लेने के बाद वो भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। ब्राह्मण धन की कामना, संसार की कामना और पुत्र की कामना से परे हो जाता है और अपना निर्वाह भिक्षा से करता है। तो फिर कोई ऊंचा कोई नीचा कैसे हो सकता है? ये बात हमारे वेद स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। ये चारों वर्ण अपने पुरुषार्थ से निश्चित होते हैं, जन्म से नहीं। हर व्यक्ति असीम संभावनाओं का स्वामी है। इन संभावनाओं के द्वार खोलना ही वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है। यह दृश्य था 1781 के 1781 के एक गांव का। और तुम्हारा महान वृक्ष? और आइए अब चलते हैं आज के यानी 2017 के भारत के एक गांव में। जी नमस्कार। लेके कौन है? जी नमस्कार। नमस्कार। जी हम वो ये इनविटेशन देने आए थे, नाटक कर रहे हैं। हम क्या थे क्या हो गए? बैठिए। जी नहीं मैं बस चलता हूँ। अरे बैठिए तो सही।
बैठो तो सही बैठो। नौटंकी आप तो पढ़े लिखे लगते हो। क्या मतलब? ये नौटंकी तो हमारे गांव के बाहर लोग कर रहे हैं। अरे करो क्या तुम? जी फिलहाल तो कुछ नहीं। अभी जी नहीं, मैं जॉब करता था दिल्ली में, छोड़ दी। आपको तो मालूम है मेरी वाइफ पत्नी पिछले साल इनकी माँ का देहांत हो गया था। वो घर खेत सब ऐसे ही पड़ा था, सोचे यहाँ चले। हाँ ठीक किया, बहुत बढ़िया किया। कुछ ले होगे? अरे लल्ला ने अरे पर्वतिया जाइए जरा। सरपंच जी मैं कह रहा था। अरे झांझनी चाह ब्यावागे। अरे नहीं सरपंच जी, हम अरे चलते हैं। बैठो तो सही, कुछ बात करनी थी आपसे, कुछ खास। देखो ये जो आप नौटंकी करते हो, देखिए नौटंकी नहीं कहते, इसे नाटक कहते हैं। मुकुट चला वो, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। कब करेंगे आप लोग नाटक? जी 11 तारीख रविवार को गांव के बीचों बीच जहाँ रामलीला होती है। हमारी रिक्वेस्ट थी अगर आप इस मौके पर मुख्य अतिथि हो तो मुख्य अतिथि हमें बहुत अच्छा लगेगा। कोई मदद चाहिए? जी नहीं, लगभग सारे इंतजाम हो गए। देखिए अब देखने में और बोलन चालन में आपका डेली के लग। अगर मैं बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप तो जानो हमारे गांव में स्कूल है। क्या पर्वतिया बात तक करने दे। वो जो बंद पड़ा है, बस यो ही बात बंद पड़ा है। बस जी यो ही समस्या है। अरे संबंध में आप कुछ कर सके। अब मेरा मतलब है कुछ समय निकाल कर स्कूल में फिर से शुरू कर सके। पर्वतिया बात तक करने दे तो यहाँ के बालकों की परेशानी दूर हो जाएगी, उनका कुछ भला हो जाएगा और गांव का भी। बेचारे दूसरे गांव में पटन जाए। अगर हमने तो जी बहुत कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन तो तैयार ही ना होता। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आपको भेजा हो। देखिए सरपंच साहब, हमारा थिएटर तो वैसे शाम को ही होता है। हमारे लोग दिन में स्कूल चला तो सकते हैं। मैं एक बार बात करके देखता हूँ, तो बताता हूँ। क्या सच? अरे पर्वतिया ला दे जरा चाबी स्कूल की। अरे लल्ले सुने। सरपंच जी मैं कह रहा था एक बार। अरे एक बार आप स्कूल देख तो लो, देख रहे थे क्या अर्थ है। हम एक बार बात कर लेते हैं। आप 2 मिनट ठीक है। अरे आप रुक तो जाओ 1 मिनट। लेकिन बात देखने में क्या है बात। हालो ले चाबी का। अरे एक बार देखो स्कूल देखने में क्या है। आओ हम क्या आप लोग करेंगे। आओ 1 2 3 4 काउंटिंग ABCD प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। गांव के लोग हैं, वैसे भी कहां कुछ क्या बात कर रही है? मैं गांव में घूमता है, गांव के कुछ बुजुर्ग लोग तो स्कूल के दोबारा खुलने से खुशी नहीं, और हमें तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम लोगों ने कोई गुनाह कर दिया। मेरी तो किसी से कुछ खास बात हो नहीं रही, बस ये थोड़ी बहुत औपचारिक बात है। जरा हमसे खुलेंगे मिलेंगे, दोस्ती होगी तो समझ जाएंगे कि हम इन्हीं के भले के लिए कर रहे हैं। देखो भाई, स्कूल चलाना है तो ढंग से चलाते हैं, कम से कम एनसीईआरटी की किताबें तो मंगवाएं। हाँ, एनसीईआरटी की किताबों का इंतजाम मैं कर दूंगा। और कौन सा महान वृक्ष था बताओ ना। क्यों पर्वतिया, अब तक नाराज हो? हम शहरी हैं, अरे लेकिन है तो इंसान तुम्हारे जैसे। देखो पर्वतिया, गांव के लोग पिछड़े हैं, अनपढ़, और हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित। हम लोगों ने पढ़ा लिखा कर सबको शिक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। हमने सिखाया है 1 2 3 ABCD वगैरह, इससे उन्हीं का बड़ा होगा। ना, मैं थाई से नाराज ना हूँ। मैं तो यूँ कहूँ, तब मैं 12 इलाक तक क्या कर रहे? हमारे बालकों को बर्बाद कर रहे। बर्बाद कैसे? रे पढ़ा लिखा के और के? पढ़ा लिखा ना घर का रहवा ना घाट का। तुम लोग सोचो तुम्हारा भला कर रहे हैं, गांव की खातिर काम कर रहे। अरे ध्यान से देखो, तो गांव को बर्बाद करने का कर। तुम इन्हें पढ़ाओगे तो तुम्हारे बालक भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? रे शहर चले जाएंगे। लेकिन इतने पढ़े लिखे तो शहर चले भी गए। तो इसमें अर्जी क्या है? पार्टी ना पूरा गांव उजड़ गया। ना घर का रहता है ना घर का। तुम पता नहीं क्या पढ़ाते हो। कैसे? पर्वतिया रुको, बताओ कैसे? रे बीबी तू बैठ कर खाना खा ले, खाना खा। तुम भी बैठो ना, अब बताओ कैसे? बैठो। मेरे पड़ोस का लड़का जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, पैंट की जेब में हाथ डाल के घूमता फिरा पूरे गांव भर में लाट साहब बनकर। और अपनी अम्मा को मारे को समझे, हम अनपढ़ बिछड़े, गवार बेवकूफ।
अरे आप पीछे लो। मैडम जी। ओ आओ। मैडम जी को एप्लीकेशन आई। वो कौन है? उन्हें भी अंदर बुलाओ। नहीं ठीक है उधर। किस चीज़ की एप्लीकेशन? सर जी मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, अब शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ, तो मैडम जी से नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिखवानी थी। ये लो, मैंने लिखा। कौन है वो? कोई नहीं। नौकरी क्यों? कुछ और भी तो कर सकती हो। आप कुछ और भी नहीं कर रहे। और क्या, और कुछ मुझे आता ही नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती, और क्या करूँ। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सर जी। चलो खाना ना खाना। वो बाप है इस लड़की का, देखो देखो पढ़ी लिखी औलाद, बाप को बाप कहते शर्म आ रही है। देखो ये बनाई तुम्हारी शिकारी पढ़ाई, देखो खुद ही देखो, मैं तो रोती हुई सब देखकर दोती बहन बाप हो गया, जिसने मेरी अनपढ़ हो गया, गवार हो गया, बाप को बाप कहते शर्म आ रही है। बतिया की बात में दम तो। महाकाल की प्यारी नगरी उज्जैनी है ना, ओ भैया उज्जैनी है ना। महाकाल की प्यारी नगरी उज्जैनी है ना, ओ भैया उज्जैनी है ना। मेले खेले खेल तमाशे रवे तो काका, मेले खेले खेल तमाशे रवे तो काका। रंगुले की ऊंची पीढ़ी सोने की दुकान, रंगुले की ऊंची पीढ़ी सोने की दुकान। अच्छी लगे जिसे चितवन की अच्छी लगे जिसे चितवन की अच्छी लगे जिसे चितवन की, उसके बचेगा प्राण, ओ भैया उसके बचेगा प्राण, ओ भैया उसके बचेगा प्राण। महाकाल की प्यारी नगरी उज्जैनी है ना, ओ भैया उज्जैनी है ना, ओ भैया उज्जैनी है ना, ओ भैया उज्जैनी है ना। बहुत बढ़िया, समझ गया। जो है मोहनलाल जी और उनकी धर्मपत्नी। जब इन्हें पता चला कि आपने स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है, तो ये आपसे मिलने चले आए। वैसे एक खुशखबरी दे दूं, आपके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जल्दी ही पैसा भी मिल जाएगा। लो करो मुंह मीठा। बस एक बात, स्कूल इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी अंग्रेजों जैसे अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। जी हमें तो बड़ी खुशी हुई कि आप IIT जो गांव में स्कूल खोलते हैं। और जब मुझे पता चला कि आप नाटक भी करते हैं, तो भाई हम आपसे मिलने चले आए। बिल्कुल, हमारी भी एक नाटक मंडली थी। भाई साहब हमने भी बहुत नाटक किए हैं। या सर, ये सब इसी गांव के पढ़े लिखे नौजवान। जब मैंने देखा ये लोग पढ़े लिखे, फिलहाल कुछ करते बढ़ते नहीं, तो सोचा इनके साथ मिलकर एक नाटक मंडली क्यों ना बनाएंगे। मेरे बेटों ने भी नाटक किया था, मशहूरी के सप्ताह बटे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था। वो तो मैं जानू क्यों कर मैंने कराई थी उनकी एडमिशन। भैया कॉन्वेंट स्कूल का मतलब भी जाना तू? हाँ भाई, तू ही बता दे। बताना ऐसा कॉन्वेंट स्कूल का मतलब? स्कूल का मतलब होता है नाबालिग बच्चों का स्कूल। नाबालिग बच्चों का स्कूल। अनाथ बच्चों का स्कूल। अनाथ बच्चों का स्कूल। अरे इसीलिए तो वहाँ के बच्चे अपने टीचर को फादर बोलते हैं। समझा? तू हमेशा किसके चीज़ करती रह तू जरा बता अमेरिका में। ये अमेरिका जाकर भूल ही गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन, बस पैसा कमाने में लग गए। ये क्या पता किसी बैंक से शादी। और बच्चे चुप, चल पे नमक छिड़कने की तेरी आदत न लगी। अमेरिका हम ना जा सकते क्या? हम तो अब इस गांव में नहीं रहना चाहते, शहर चले जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर नौकरी करेंगे। तुम यही कुछ काम क्यों नहीं करते? काम क्यों नहीं करते? मैं ग्रेजुएट हूँ और नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ और नौकरी मिल ही नहीं रही, तो हम क्या करें? बहुत बुरी हालत है, इसलिए शहर जाना चाहते हैं, हो सके तो बाहर कनाडा। देखा, ये पढ़ाई लिखाई तैयार कर रही है, नौकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए। अरे पढ़े लिखे भाइयों, ये नौकरी चक्कर में टेम ना गवाओ, ये अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपने खेतों को संभालो, मंडी के काम करो, अपनी दुकान में बैठो। रे भाभी ने भी पढ़ाई लिखाई कर लगा सकोगे नहीं? अरे ग्रेजुएशन करके मैं मतलब खेत में जाऊं, हल चलाऊं
पंडित जाऊं बीज लेने हैं? ये सब हमसे नहीं होगा। अरे भाई 10 लाख से ज्यादा रोज ग्रेजुएट होके निकले। जाना तू ग्रेजुएशन से क्या होता है? अच्छा माँ बाप ने क्या सोचा था पढ़ाया हैं? और तू कहता क्या है? बस तुझे कुछ कहते कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर नौकरी नौकरी ढूंढ रहा है। ये तो नहीं कहते पढ़ लिख कर हल चला रहा है। जवान लड़ा है, जवान लड़ा है, ग्रेजुएट में कुछ ना हुआ है। अच्छा 10 लाख का ज्यादा पड़ा ग्रेजुएट होकर निकला है। 10 लाख या 20 लाख जब तक नौकरी लगती है तो थिएटर ही करेंगे। तो थिएटर करेंगे। चल भाई माहौल गर्म हो गया भाई, माहौल गर्म हो गया। अंग्रेजी आती ना, अरे नौकरी ना मिलने की तुम्हें, इसलिए ना अंग्रेजी में स्कूल खोलने में लगा। अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। कहते ना चलने का बिल्कुल चल सकता है। जैसे जापानी कर रहे, चाइनीज कर रहे, रशियन कर रहे, बिल्कुल करते हैं। वो अपनी सारी पढ़ाई मातृभाषा में करते हैं। ये मानते हैं कि मातृभाषा में बच्चे जल्दी और आसानी से सीख सकते और हैं। उसी चीज को तो इंग्लिश में सिखा ले ना भाई, 6 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। और भारत में माँ बाप बच्चों को पीट रहे हैं इंग्लिश सिखाने के लिए। अच्छा आपने कभी किसी अंग्रेज को देखा कि अपने बच्चों को पीट रहा तो हिंदी सीख ले? सही बात। लोगों की पूरी जिंदगी इसी भावना में बीत गई, अंग्रेजी नहीं बोल पाए, अफसोस। गीता रामायण नहीं पढ़ी, उसका कोई अफसोस नहीं है। आप चाहते हैं कि हम स्कूल ना खोलें? बिल्कुल नहीं, स्कूल तो होने चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर कुछ समझ लिया जाए तो हर्ज क्या है? क्या मतलब? यही चाहते थे अंग्रेज कि हम अंग्रेजी की शिक्षा लेकर सिर्फ खून और दिल से भारतीय रह जाएं। रुचि और दृष्टिकोण से अंग्रेज उन्होंने ये कहकर कि संस्कृत एक अविकसित और गंवारू भारतीय भाषा है, इंग्लिश हम पर थोप दी और हम भारतीयों ने भी संस्कृत भाषा से अपना नाता तोड़ लिया। लेकिन आज उसी संस्कृत भाषा को इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूरे विश्व भर में पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। नासा कमीशन संस्कृत भी इस बात की पुष्टि करता है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि किसी बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए मातृभाषा में एजुकेशन देना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंग्लिश को कैसे छोड़ दें? देखा हमारा अंग्रेजी प्रेम इन बातों को सुनना ही नहीं चाहता। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, रात में सोते हुए। मानसिक विकास के चिंतन और विचार का आधार होती है, नींव होती है। हर समान बच्चे में मातृभाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वैसी दूसरी भाषा सीखने की नहीं होती। अरे भाई हमने तो चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों तक से कुछ नहीं सीखा, जिन्होंने वेस्टर्न ज्ञान विज्ञान पहले इंग्लिश में सीखा जरूर, लेकिन फिर उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपने देश के लोगों को दिया। विदेशी भाषा के शब्द हमें रटने पड़ते हैं क्योंकि उनके अर्थ हम नहीं समझते। बिल्कुल, जबकि अपनी भाषा के शब्दों के अर्थ हम चुटकी में समझ जाते हैं। नहीं, हम पढ़े लिखे तो अपनों से ही कट के, अपने पूर्वजों से, अपने संस्कारों से, हम अपनी भाषा हिंदी बोलने से, अपने कपड़े पहनने में शर्मा रहे, पूजा पाठ रीति रिवाज करने में शर्मा रहे। मैं अंधविश्वास की बात ना कह रही, पर उन्हें तो लगा जो कुछ अपना वो घटिया, बस नकल करने पर लगे। नकल किनकी? जो 200 साल हम पर राज किया भारत पर। अरे इन ग्रेजुएट बच्चों को देखा, कभी सोचा ये बच्चे अपने आप को इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? सोचते हैं आप क्या करें, क्योंकि उन्हें आधा अधूरा ज्ञान मिला है। आप बताइए, हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? इतना पैसा, इतना टाइम लगाकर हमने सीखा क्या? आप बताइए, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा? ये कोई फॉर्मूला सुनाइए मुझे। a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। ये जिंदगी में आपके कभी काम आया है? बस हम यही कह रहे हैं। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, हम लोगों ने कॉपी कर लिया, बैठ कर एग्जाम में लिखा। ज्यादातर बच्चे बस एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए कोई नहीं पढ़ता। इसे बदलना होगा, बस हम यही कह रहे हैं। अपनी मातृभाषा में पढ़ाइए, वो चीज पढ़ाइए जो उनके हर क्षेत्र में काम आए, उन्हें समझदार बनाए। इंग्लिश सिखाइए, लेकिन संस्कृत भी। कहीं ऐसा ना हो कि सारा विश्व संस्कृत सीख रहा हो और चिराग तले अंधेरे वाला मुहावरा हम पर ही साकार हो जाए, जैसे हम गुरुकुल में पढ़ते थे 200 साल
अगर अंग्रेज भारत में नहीं आता तो भारत की शिक्षा व्यवस्था का क्या होता? गांधी जी, आप लोगों को हमने एजुकेशन सिस्टम दिया, हमने। नहीं, लेकिन मेरा मानना कुछ और है कि यदि अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था थी और उत्तम गांधी थी। जी, आप ये कैसे कर रहे? इसका कोई आधार? मैंने अपने देश को बहुत नजदीक से देखा है। मैं गांव-गांव घूमा हूँ। वहाँ जो शिक्षा के पुराने खंडर दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, I say without fear that today India is more illiterate than it was 100 years ago. It is because the British administrators, when they came to India, instead of taking hold of things, they were beginning to root them out. They scratched the soil and began to look at the root and left the root like that. And the beautiful tree perished. मैं बिना डर के कह सकता हूँ कि आज भारत 100 साल से भी ज्यादा शिक्षित है, क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने चीजों को संभालने की बजाय उन्हें जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। आप लोगों ने यहाँ आकर हमारे पेड़ की जड़ों को खोद डाला और उसे छोड़ दिया सूखने के लिए। गांधी जी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को और ब्यूटीफुल ट्री कहा और उसकी उपमा की थी एक महान वृक्ष से। ओह, तुम इस महान वृक्ष की बात कर रहे थे? जी। गांधी जी क्यों अपने देश की पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत कर, लेकिन I'm sorry गांधी जी, आप कोई सबूत, आधार या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। भारत वापस लौटने पर गांधी जी ने इस बात को लगातार जिंदा रखा। वो बहुत दुखी थे। उन्होंने ये बात अपने नजदीकी धर्मपाल जी से भी कही। मुझे इस बात को प्रमाणित करना है। तुम्हें इस बात की जिम्मेवारी लेनी होगी। भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था का जितना संभव हो प्रमाण इकट्ठा करो, तथ्य, दस्तावेज, और ये साबित करो कि अंग्रेजों से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। बापू, आज से मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होगा। इसके बाद धर्मपाल जी लंदन चले गए। वो और भी कई देशों में गए, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में। उन्होंने 40 साल तक अध्ययन किया और गांधी जी की बात 100% सच निकली। ये दस्तावेज बताते हैं अंग्रेजों के आने से पहले के भारत के बारे में। उद्योग, शिक्षा प्रणाली, हर क्षेत्र में हम उत्तम थे। विलियम एडम्स की ये रिपोर्ट 1718 पेजेस की है। कॉलेज की शिक्षा नीति पिछले 200 सालों से हम पर अजय वर्चस्व पाकर यहाँ के जनमानस पर जादुई तरीके से राज करती आ रही है। 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में लॉर्ड मैकॉले का पूरा नाम था थॉमस बैकबेंजर मैकॉले। कहते हैं वो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार और एक राजनीतिज्ञ था। 1834 में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव का पहला सदस्य नियुक्त कर मैकॉले को यहाँ भारत भेजा गया। मैकॉले जब भारत आया तो उसने एक सर्वे कराया। लगभग 1600 अंग्रेज ऑफिसर्स लगाए गए। उस सर्वे की रिपोर्ट जो उसने की लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मैच करती है, आज भी इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। 23 जून 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में विलियम फोर्ब्स ने बताया कि बिटवीन 1400 and 1500 years of each हमारे 17 करोड़ लोग मारे गए। इसका मतलब हमारी आज की पॉपुलेशन गरीबी और भुखमरी। और उस वक्त पता चला हिंदुस्तान भारत के बारे में एक ऐसी कंट्री जहाँ इतनी वेल्थ कि वो देश हमें 1000 साल तक पाल सकता है। विलियम की फोर्ब्स बताती कि भारत का वर्ल्ड एक्सपोर्ट 33% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट।
33% export. ऐसा वो लोग क्या-क्या export करते हैं? Textile, steel, bricks, cement, total 36 items to export. इसलिए the whole world calls Bharat the gold bird. Do you have any proof for that? And do you believe on this report? Sir, why इतना gold 11,000 से ज़्यादा जो सोने के मंदिर. I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who's a beggar, who's a thief. Such wealth I've seen in this country. People of such caliber, such high moral values that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is a spiritual and cultural heritage, and therefore I propose we embrace our old and ancient education system and Bharat structure. While the people of Bharat think all that is foreign in English is good and better than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. मैं भारत में काफी घूमा हूँ। मैंने इस देश का कोना-कोना छान मारा और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी अमूल्य संपन्नता देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श के लोग कि मुझे नहीं लगता हम इस देश पर कभी कब्जा कर पाएंगे। जब तक हम इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ नहीं देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। इसीलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि हम भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को हटा दें, ताकि भारत की ये सोचने लगे कि जो कुछ भी बाहरी और अंग्रेजी है वो उनसे बेहतर है। तो वो अपने आत्मसम्मान, अपने आत्मगौरव को भुलाने लगेंगे और वैसा बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। Today, 2nd February 1875 को मैं भारतीय एजुकेशन पर मिनट्स टेबल पर रखता। हमने सूबे से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप सबके सामने भी रखता। भारत का कल्चर, वहाँ का व्यापक और समृद्धि की बुनियाद की एजुकेशन सिस्टम पर जो गुरुकुल और आश्रमों पर टिकी हुई। How? कैसे? भारत में टोटल लैंड रेवेन्यू विलेजेस थे 732,000। लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट से पता चलता है कि मद्रास रेसिडेंसी में टोटल गांव थे 1,57,000 and schools 1,50,000। इसका मतलब हर गांव में एक स्कूल था और हाई लर्निंग इंस्टीट्यूट्स थे 15,800। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 220,000 students। 8 गुरुकुल में इनमें मॉनिटोरियल एजुकेशन होती। इसका मतलब टीचर्स, आचार्य, ओल्ड स्टूडेंट और कुलपति मिलकर न्यू स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और ये चीज चलती रहती है। स्टूडेंट्स का वर्क क्या था? भारत में लिटरेसी नॉर्थ 82%, वेस्ट 97%, सेंट्रल भारत 87% and south 100%. Rural में 70% people children and 30% people Brahmin, Kshatriya and Vaishya. देखा 70% लोग शूद्र थे और सिर्फ 30% लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 58% female and 42% male. The census of 1811 tells that 53% female and 47% male. Admission at the age of 5 and study till 21 years of age. Subjects 18. Vedic maths, वैदिक गणित, astronomy, खगोल शास्त्र, metallurgy, धातु विज्ञान, chemistry, कारीगरी, astrophysics, खगोल भौतिक, chemistry, रसायन शास्त्र, medicine, चिकित्सा plant शास्त्र, medicine, औषधि, surgeons, शल्य चिकित्सक। or be शूद्र लोगों के पास सारी की सारी टेक्नोलॉजी। 1500 कॉलेजेस थे जहां सर्जरी पढ़ाई जाती थी। 1500। हाँ 1500। और ये देखो अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, ये लोग थे नाई जाति के लोग। और आपको मालूम है कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट एंड बिल्डिंग डिजाइन की संख्या क्या थी? 2200 से 2300 के आसपास। और आपको पता है ये सारे के सारे इनके जो टीचर्स थे वो लोग पेरियार थे। साउथ में जाति पेरियार जाति नीची जाति मानी जाती है। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर, मदुराई का मंदिर, मीनाक्षीपुरम का मंदिर, सबका डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन बहुत अद्भुत है। शूद्र नीची जाति मानी जाती है और ब्राह्मणों ने एक्सप्लॉइट करते थे, फिर उनके हाथों से मंदिर। बकवास, ये सब अंग्रेजों का किया था। भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने यह भ्रम फैलाया कि शूद्र नीची जाति है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा और शुद्धिकरण जैसे शब्दों को भी मिसइंटरप्रेट किया। लेकिन सोसाइटी तो 4 वर्गों में डिवाइडेड है, जिसके अकॉर्डिंग ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे। लेकिन अंग्रेजों के रिकॉर्ड बताते हैं कि भारतीय सोसाइटी हमेशा से इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी रही थी। फेस टू फेस कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के पास एक अलग किस्म का हुनर था। हर किसी का हुनर एक दूसरे के काम में आता था। तो फिर कोई ऊंचा कोई नीचा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो भारत इतना समृद्ध था कि उसमें सोने की चिड़िया कहा गया था। And the evaluation. In Ghana के क्या तरीका? Sir, practical assessments during the course. And what about the government school? Sir, we have
travel across, and we must do our best to form a class who will be interpreters between us and the millions who we govern. A class of persons matching blood and color, but English in taste, opinions, words, and intellect. हमें भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हम अंग्रेज हो और उन करोड़ों भारतीयों के बीच बिचौलियों का काम कर सके। एक ऐसा वर्ग जो रंग और रंग से भले ही भारतीय हो, लेकिन बौद्धिकता और अभिरुचि से अंग्रेज हो। अब मेरे सर्वे से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताता। सर, हमने यहाँ पर एजुकेशन लिया, इसलिए हमारे फैक्ट्री और इंडस्ट्री में लोगों की जरूरत। यही लोग हमारी मदद करेंगे, गुलाम बनाने की व्यवस्था भी करेंगे। इसी के साथ उन्होंने दोगली व्यवस्था चलाई, जो दिखती बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका असर घातक होता था। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, ये स्लोगन कैसा लगता है? हाँ, ये दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्लोगन हमें लगातार याद दिलाता रहता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। वो यही चाहते थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से हमें असुरक्षित बनाकर हर गांव, हर शहर में एक पुलिस चौकी स्थापित कर दी और हमें लगातार भ्रमित करते रहे कि ये पुलिस चौकी हमारे सुरक्षा के लिए, जबकि वो थी जनता के विरोध का दमन करने के लिए। ये इतना आसान नहीं। अगर लोगों ने ऐसा करने से इनकार करा तो सर, इस बार मैं भी सोच, हमें ये प्रोपेगेंडा करना होगा कि ये भारतवासी नहीं, ये आउटसाइडर्स, आर्य हैं। इतिहास तो यही कहता है कि आर्य बाहर से आए थे। कौन सा इतिहास? इन अंग्रेजों का लिखा हुआ, लेकिन शोध से, डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि आर्य कभी कोई जाति थी नहीं। अंग्रेज लगातार अपने भारत के कब्जे को सही ठहराने के लिए हमें इसी तरह भ्रमित करते रहे। तुम्हें आर्य का मतलब पता है? जी हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति। इतना बड़ा झूठ। आखिर इस फिगर क्या हाल किया होगा? भारतीय लॉ एंड जुरिसडिक्शन को हटाकर ब्रिटिश लॉ एंड जुरिसडिक्शन को लागू करने के लिए हमें मनुस्मृति का नया वर्जन तैयार करना होगा, ताकि भारतवासियों को भ्रमित किया जा सके। हमें इनके ग्रंथों में ये लिखवाना होगा कि इनके ऋषि मुनि भी गाय का मांस खाते। इसलिए कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मैं प्रपोजल रखता। गाँव में तो भारत में पाप, और ये उनका रिलीजियस सेंटिमेंट से भी हुआ। सर, ये कमीशन यही काम करेगी, जैसे कि कर्मवादी का रास्ते Mafalais Tadachan, Marker for to Burma, the Sandra was to Burma. The meaning of this verse is you have the right to work only, but not to eat fruit of it. हमें इस डिक्टेशन को बदलना होगा और शूद्रों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इस काम को बाद में अंजाम दिया विलियम हंटर ने, हंटर कमीशन के तहत, जिसने भारतीय ग्रंथों में सबसे ज्यादा विकृति पैदा की। ये ग्रंथ तो संस्कृत में है। वो संस्कृत जानता और वो उसने बड़ी चालाकी से इन ग्रंथों के अर्थों को अलग कर रख दिया। इस बात के सारे सबूत आज भी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इसके लिए न केवल कुछ मिशनरी और उदार भारतीयों की भी मदद मांगता। सर, मैंने भारत में रहकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में दूसरी फसल उगानी हो तो उसे जंगल जोता जाता। अपनी इंग्लिश संस्कृति लाने से पहले हमें इनकी संस्कृति को उठाए फेंकना होगा, उसका नाश करना होगा। उसके बाद हमें अपने इंग्लिश संस्कृति के बीज बोने होंगे। मैकॉले ने अपने फादर को लिखा, जब इन स्कूल से भारतीय निकलेंगे तो वो सिर्फ शरीर से भारतीय होंगे, लेकिन दिमाग से अंग्रेज। उन्हें अपने देश के बारे में, अपनी परंपराओं, अपने मुहावरों के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। अगर हम इसमें सफल हो गए तो हम हिंदुस्तान को कब्जाने में कामयाब हो जाएंगे। लंदन में एक लाइब्रेरी है, इंडिया हाउस लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में भारत की गुलामी के इतिहास के 20,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। अंग्रेज भारत में कब आए, कैसे उन्होंने हमें तोड़ा, कैसे हमें गुलाम बनाया, इससे जुड़ी सारी जानकारी वहाँ सहेज कर रखी है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? उस वक्त भारत की जनसंख्या कितनी? 25 करोड़। और अंग्रेज? 20-25 हजार, ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार। यही कि हम 24 से 25 करोड़ हिंदुस्तानी और मुट्ठी भर उन 30-32 हजार अंग्रेजों के गुलाम कैसे हो गए? इसे समझने के लिए आपको पलासी के युद्ध को समझना होगा।
क्या वो युद्ध ही था या एक संधि? हुजूर शाह, हुजूर शाह, हुजूर शाह, बचाइए अपने आप को, बचाइए अपने आप को, अब गए, हुजूर बचाइए अपने आप को, अब गए। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। वीर जाफर, तुम मौके पर आए वीर जाफर। अभी हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। इस बाजी का हल नहीं मिल रहा, तुम तो इस खेल में माहिर हो। जरा देखो, ये मस्करा ही शह दे रहा है। साकी माफ हो हुजूर, महीने पहले मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया था कि फिरंगी के नुमाइंदे आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हुजूर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो साकी माफ हो हुजूर, मैं उन्हें अपने साथ ही ले आया हूँ। वो आपका दीदार करना चाहते हैं और आपके लिए कुछ पैगाम भी लाए। वीर जाफर, ये तुमने ठीक नहीं किया। हम उनसे नहीं मिलना चाहते, ना ही उनका कोई पैगाम सुनेंगे। मालूम होना चाहिए कि हमारी याददाश्त काफी दुरुस्त है। अगर इसका जवाब नहीं मिला तो कोई ठोस गुजर रही होगी। अब तुम उन्हें ले ही आए हो क्योंकि तुम हमारे बहुत अजीज हो और हम तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहते। इसलिए इजाजत है, उन्हें पेश करो। हमें पहली बार चुनौती मिली है बाहरी लोगों से, फिरंगियों से, अंग्रेजों से। मैं तो पहले कहा था हुजूर। मुझे भी उनकी नीयत ठीक ही लगती। क्या वो हमें कमजोर समझ रहे हैं? तिजारत के बहाने उनका असली मकसद कुछ और। हुजूर, जवाब उनकी मकसद समझ ही गए तो हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सरहदों को बंद कर देना चाहिए। तिजारत के बहाने उनका असली मकसद कहीं हमें हटाकर खुद हुकूमत करना तो नहीं। गुलाम बनाना चाहते हैं हमें वो? हो सकता है हुजूर, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी हो क्या मतलब? क्या कर सकते हैं वो? जंग। जंग? वो जंग नहीं कर सकते। सुना है कि उनके पास सिर्फ 300 सिपाही हैं। हाँ हुजूर, 300 साढ़े 300 और हमारे पास 18,000 की फौज है और हमारा एक एक सिपाही उनके 5 सिपाहियों को टक्कर दे सकता है। हुजूर, वो हमसे लड़ नहीं सकते, वो हारेंगे नहीं, वो मारे जाएंगे, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। मीर जाफर को हाजिर करो। हुजूर। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। तशरीफ लाइए मीर जाफर, बताइए अंग्रेजों जंग की तैयारी के बारे में। अगर हमला करना पड़ा तो क्या हम तैयार हैं? तब ठीक है हुजूर, हम तैयार हैं। अगर पालासी की जंग हुई तो तवारीख के बरकों पर लिखी जाएगी। शाबाश मीर जाफर, जंग की तैयारी करो।
ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा, हम जंग नहीं कर सकता। हमारे पास केवल 300 सैनिक और उनका पास 18,000 का फौज और उनका एक सैनिक हमारा 5 सैनिक का बराबर। इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहता कि हम जंग करें तो हमें और सैनिक मांगता। मुझे जवाब मिला। उन्होंने लिखा, अभी हम फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट से जंग चल रहा, हम आपको और सैनिक नहीं दे सकता। आपको 300 सैनिक सही पलासी देता। हमारी 300 सैनिकों की फौज सिराजुद्दौला की 18,000 फौज के मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे का नहीं मारा जाएगा, वो भी कुछ मिनट में। देखो, अगर जंग हुई तो हम मारा जाएगा। सो एक बात जो फाइनल, हम जंग नहीं करेगा, बट जंग करने की तैयारी जोर शोर से करेगा। दिखाने के लिए मैंने अपने 2 जासूस भेजे, वो जल्दी कुछ खबर देगा। आज वो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से मिलने वाला। डिवाइड एंड रूल, हमारा ये तरीका हमेशा काम करता। लेकिन हम मजबूर, हम जंग नहीं चाहता। हाँ, हम जंग नहीं चाहता। कभी भी ब्रिटेन से 50,000 सैनिकों की फौज आ सकती है, हजारों लोग मारा जाएगा। हम जंग नहीं चाहता, सच ऊपर वाले की सौगंध। और अगर जंग हुई तो आप बिहार होगी मीर जाफर। क्या कह रहे हो तुम? हम तो आपके लिए पैगाम लेकर आया। हाँ, हमको आपके लिए पैगाम लेकर आया। किसका पैगाम? लेकिन ये पैगाम हम सिर्फ आप ही को देना चाहता। हाँ, ये पैगाम हम सिर्फ आप ही को देना चाहता। बोलो। अगर आप गलत न समझे तो सीधी बात कहता। बोलो। रसूलुल्लाह साहब की दुश्मनी तो सिराजुद्दौला से है, सिर्फ सिराजुद्दौला से। वो यहाँ बंगाल में ट्रेड करने का लाइसेंस चाहता है। और वो क्या चाहता है? सिर्फ लाइसेंस, परमिशन, बस थोड़ी सी जगह कोठी बनाने के लिए, बस। लेकिन सिराजुद्दौला ने इनको बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया और आप चाहता कि एक आदमी को जितना लोग ठीक, कौन ताकतवर, कौन जीतेगा, लेकिन आप पर हमारा कुछ लोग तो मारा जाएगा। क्यों मारा जाए? हम अमन चाहता, प्लीज। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, हम इसीलिए आया।
जल्दी ही सफलता हाथ लग गई। आखिरकार मीर जाफर ही ऐसा आदमी निकला जो अय्याश था, जिसमें लालच कूट कूट कर भरा था। अगर उसे एक बड़ा लालच दे दो तो वो बंगाल को भी बेच सकता था। वो दिन रात बस एक ही ख्वाब देख रहा था। हाँ, वो बस एक ही ख्वाब देख रहा बंगाल का नवाब बनने का ख्वाब। हुजूर, बंगाल का नवाब बनने का मतलब पूरे हिंदुस्तान का नवाब। दोनों बातें, पैसा, नवाबी, मतलब हुकूमत, इसके लिए आपको बस इतना ही करना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके रॉबर्ट साहब का लिखा खत मुझे मिला। उसमें लिखा है, अगर तुम हमसे दोस्ती करो, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करो, तो जंग जीतने के बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और बंगाल का नवाब हो जाओगे तो बस 5% हमें दे देना, और हमारा जवाब हमें मंजूर। अब आप हमें ये बताइए, कब, क्या और कैसे करना है? आपको बस इतना ही करना, जिस दिन जंग होगी उस दिन आप, क्योंकि आप सेनापति, आपको अपने सैनिकों को हिदायत देना कि वो सब के सब हमारे सामने सरेंडर कर दे, वो भी जंग के मैदान। जंग के मैदान में क्यों? ये काम तो हम अभी कर सकते हैं। देखिए मीर साहब, हर काम का तरीका, हम जंग के मैदान में जाएगा, सरेंडर होगा, वो भी बिना जंग के। आपकी तरफ से कुछ हो ही नहीं सकता। आपके यकीन देने पर ब्रिटेन से और सिपाही नहीं आए, और आपके 18,000 सैनिकों का मुकाबला हम कैसे करेगा? बिल्कुल, आपके 18,000 सैनिकों का मुकाबला हमारा 300 सिपाही कैसे करेगा? हाँ, ये तो है। आपको नवाब साहब ही बोलेगा। बिल्कुल, हम आपको नवाब साहब ही बुलाएंगे। इत्मीनान रखिए नवाब साहब, हम अपनी बात पर कायम। अब आप ही होंगे बंगाल के नवाब। हमें यकीन है ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा ही करेगी। जंग होगी 23 जून 1757 को। और आपको मालूम आपको क्या करना? हाँ मालूम। आपके 300 सैनिकों के सामने हमारे 18,000 सैनिकों का सरेंडर। लेकिन अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स और दस्तावेज बताते हैं कि युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को और 40 मिनट के अंदर अंदर वही हो अंग्रेजों के 300 सैनिकों के आगे बंगाल की 18,000 की फौज का सरेंडर। घिन आ रही है, क्या हम इतने बेवकूफ थे? क्यों? समझदार हो गए? क्या कह रहे हो? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज भी हम पर उतनी हावी है जितनी की पहले थी। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज से हम पर राज कर रही हैं। तो फिर लोगों को समझ क्यों नहीं आता? वक्त समझाएगा। हम कोशिश कर तो रहे हैं, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। तुम्हारी कहानी का में आप कुछ और भी? बस कुछ खास नहीं। बंगाल के 18,000 सैनिकों को रखा गया कोलकाता के पोर्ट विलियम में, भूखा, वो भी 10 दिन तक। क्या? हाँ। अगर बगावत नहीं हुई और सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहा तो उन्हें
ये जो करना ही होगा, हमें लोगों में डर बढ़ाना, तभी आगे का रास्ता आसान होगा। फिर हम यहाँ हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकता, और ये काम जल्दी ही करना होगा। अगर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया तो लेकिन ये काम कौन करेगा? मीर जाफर, मीर जाफर हमारे कंट्रोल में, हम अपने हाथ कंधे नहीं करेगा। मीर जाफर के हाथों से कराएगा ये सब। और सिराजुद्दौला? हमारे खिलाफ पहली आवाज सिराजुद्दौला की उठी, उसे दबाना ही नहीं, उसका वो हासिल करना जिसे सोचकर हिंदुस्तान के लोग काम उठाए, फिर किसी की बगावत करने की हिम्मत ना पड़े। हम किसी भी खतरे के लिए तैयार नहीं। सिराजुद्दौला से छोटी सी नाराजगी में ये मुझसे क्या हो गया? मैं एक पल भी चैन से नहीं सो पा रहा। मुझे चारों ओर से षड्यंत्र होते क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने 18,000 सिपाहियों के साथ कितना मजबूत था, लेकिन अब कितना कमजोर। क्या हो गया था मुझे? फिरंगियों के 300 सिपाहियों को मारकर उनसे हमेशा के लिए निजात पा सकते थे, लेकिन ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाने वाला उनका नया मोहरा मीर जाफर मारा गया और बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। कुछ दिन बाद उसकी भी हत्या हो गई और बंगाल पर कब्जा हो गया। और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कि आप वहां हिंदुस्तान से क्या लाए? हीरे जेवरात डायमंड्स वगैरह लेके गया हो। लेकिन कितना? उसने बताया कि वहां हिंदुस्तान में इतनी धन संपत्ति, इतना अपार सोना
उसके बावजूद मैं बस इतना सा ही ला पाया। कितना सा? अंदाजा लगाओ। 900 पानी के जहाज। मुझे 900 पानी के जहाज किराए पर लेने पड़े सिर्फ इतनी धन संपत्ति लाने के लिए। 900 पानी के जहाज। और ये तो सिर्फ एक आदमी लेकर गया। रॉबर्ट क्लाइव की डायरी का एक पन्ना पढ़कर सुनाता हूं, सुनोगी? मैं घोड़े पर आगे चल रहा था, मीर जाफर के साथ। हमारे पीछे हमारे 300 सैनिक और उसके पीछे बंगाल के 18,000 सैनिकों की फौज। हम सब जा रहे थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मारने, और जहां जहां से भी हम गुजरे सड़क के दोनों ओर हजारों की तादाद में हिंदुस्तानियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाई, मगर एक भी हिंदुस्तानी ने हम पर पत्थर उठाकर नहीं मारा, क्योंकि अगर एक भी हिंदुस्तानी ने ऐसा किया होता और बाकियों ने उसका अनुसरण किया होता तो हम सब आज ही मर चुके होते और हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ और ही होता। आज हम आजाद हैं, लेकिन ये कैसी आजादी? अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी और शोषण क्या आज भी हमारी रगों में नहीं दौड़ रहे? 200 साल पहले भारत ऐसा था जहां ब्राह्मण और शूद्रों में बैर नहीं था, हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते थे, जहां सबके भोजन की सुरक्षा, सबके सम्मान की व्यवस्था थी, ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा। ऐसा था 200 साल पहले का भारत। हमारा अतीत सुनहरा था। हमें अपने अतीत में वापस लौटना होगा। हमें अपने अतीत से सीखना होगा। हमें वापस लौटना होगा। हर कारा मुक्ति का वो सूर्य हमारा, अंधेरे की हर कारा, काट अंधेरे की हर कारा, मुक्ति का वो सूर्य हमारा, मुक्ति का वो सूर्य हमारा, ज्योति कलश छलकाएगा, ज्योति कलश छलकाएगा, नया सवेरा